हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जीएससी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की सीरीज़ में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का लेक्चर पूरा किया। इससे पहले की सीरीज़ को आप देखिएगा तो इसमें भारत के संवैधानिक विकास कैसे कैसे करके हुआ 1773 से लेकर और फिर संविधान सभा तक की बातें इससे पहले की वीडियोज़ में की जा चुकी हैं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि संविधान सभा ने दुनिया के 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया और 22 कमेटीज़ को इस काम के लिए लगाया गया कि वो संविधान के अलग अलग हिस्सों को डिजाइन करने के लिए, अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए, अलग अलग विषयों को निर्धारित करने के लिए दुनिया के विभिन्न संविधानों का अध्ययन करें और उनमें जो कुछ भी अच्छी बातें हैं उनको हम अपने संविधान में शामिल करें। इस आधार पर कई तरह के आरोप भी लगाए जाते हैं भारतीय संविधान पर। जैसे कहा जाता है कि भारतीय संविधान उधार का थैला है। तो इस पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उधार का थैला नहीं है भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान किसी की नकल नहीं है। भारतीय संविधान नकल नहीं है, उधार का थैला नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो, दुनिया में जो पहले आता है वो चीज़ों को, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो चीज़ों को स्टेबल करे। आपसे पहले जो आए उन्होंने पैंट शर्ट पहनना शुरू किया, फिर आप भी पैंट शर्ट पहनना शुरू किए। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपकी पैंट शर्ट जो है वो आपके पूर्वजों के पैंट शर्ट की कॉपी है। नकल नहीं है ये, नकल नहीं है ये। नकल इसलिए नहीं है क्योंकि नकल तब होती जब हम आपकी शर्ट को देखकर प्रभावित होते और आप ही के साइज का शर्ट हम भी खरीद लाते, आप ही के कलर का शर्ट हम भी खरीद लाते। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपने हिसाब से, अपने साइज और अपने कलर और अपनी पसंद के हिसाब से शर्ट खरीदा। मतलब ये है कि हमने दुनिया के बहुत सारे संविधानों का अध्ययन किया, लेकिन उन संविधानों में जो कुछ भी प्रावधान थे उनको एज इट इज नहीं ले लिया, बल्कि उनको हमने भारतीय परिवेश के अनुसार परिवर्तित किया। देखिए, जब भी कोई संविधान बनता है तो, या कोई भी कानून बनता है, कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा बनता है जो आगे चलकर प्रभावित करेगा लोगों को, तो वो उस पर्टिकुलर क्षेत्र की कल्चर, सिविलाइजेशनल वैल्यूज, इन सब को ध्यान में रखते हुए बनता है। तो आप देखेंगे कि जो भी हमने प्रावधान दुनिया के किसी भी संविधान से लिए, उनको हमने अपने कल्चर और अपने सिविलाइजेशनल वैल्यूज के साथ एसोसिएट किया और उनमें जो कुछ भी चेंजेज होने चाहिए थे हमने किए। अपने सिविलाइजेशनल वैल्यूज के अकॉर्डिंग उनको लाने के लिए, अपने कल्चरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग उनको लाने के लिए हमें जो कुछ भी परिवर्तन करने चाहिए थे वो संविधान सभा द्वारा किए गए। तो आप ये सीधा आरोप नहीं लगा सकते कि भारतीय संविधान उधार का थैला है। भारतीय संविधान, दुनिया में जितने भी संविधान बने हुए थे उनका अध्ययन करके, उनसे प्रेरणा लेकर बनाया गया था। तो आप ये कह सकते हैं कि दुनिया के विभिन्न संविधानों की अच्छी अच्छी चीज़ों से प्रेरित होकर भारत का संविधान निर्मित किया गया था। तो आज के सेशन में हम लोग ये जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से डेरिवेट की गई हैं, और उनके इसी सेशन के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें जान भी लेंगे कि ये चीज़ें हैं क्या, फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, ऑफिस ऑफ गवर्नर कैसे काम करता है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो कैसे हैं। मतलब कि इस सेशन को देखकर आप दो बातें जान जाएंगे। एक तो फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ बातें आप समझ जाएंगे, और आगे जब फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको वहाँ हेल्प करेंगी। और बोरोड फ्रॉम, कहाँ से वो बोरोइंग की गई है उनकी, तो ये तो पीटी में क्वेश्चन आता है, मुख्य परीक्षा में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि फीचर्स क्या है, या किसी एक पर्टिकुलर फीचर को लेकर कोई क्वेश्चन बनाया जा सकता है मुख्य परीक्षा में। तो आप थोड़ा इसको समझेंगे हमारे साथ, है ना। तो कहाँ से भारतीय संविधान प्रभावित हुआ है, अभी हम आगे चर्चा करते हैं उस पर। सबसे पहले इस संदर्भ में हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसे हम कहते हैं, अगर आप समझें बात को तो आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही वो पेज है, वो पन्ना है जिस पर दुनिया के अलग अलग संविधानों की अच्छी चीज़ों को निकालकर लिख दिया गया है ना। मतलब सबसे मेजर पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया है,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया। सबसे बड़ा सोर्स जो है भारतीय संविधान का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो चीज़ें कही गई थी उनमें भी बहुत सारे परिवर्तन किए गए संविधान सभा के द्वारा, लेकिन मूल धारणा पे अगर हम जाएं तो लगभग 2/3 पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने यहाँ पर नोट करी हैं जिन पर हमें चर्चा करनी चाहिए। सबसे पहली बात है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ रूलिंग। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, अभी थोड़ा सा इस बात को समझ लेते हैं कि जैसे फेडरल स्ट्रक्चर अमेरिका में कैसा है और इंडिया में कैसा है। ये है यूएस फेडरेशन और ये है इंडिया का फेडरेशन, इंडिया का यूनियन, है ना। यूएस में क्या है, अमेरिका एक जगह है और 50 और जगहें हैं, 50 और प्रोविंसेस हैं। इनको लेकर एक संगठन बना जिन्हें शक्तियों को आपस में बांटा और अमेरिका के नेतृत्व में ये सब एक हो गए। मान लीजिए कि ये है अमेरिका, है ना, तो इनको पूरे को हमने क्या कह दिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इसके पास जो पावर है वो एक्चुअल में इस पूरे एरिया पर लागू हो रही है, लेकिन बहुत क्लियर कट डिवीज़न ऑफ पावर है और ये अविनाशी राज्यों का एक विनाशी संघ है। मतलब यहाँ राज्यों में कोई भी परिवर्तन संघ सरकार नहीं कर सकती है, राज्य ज़्यादा पावरफुल हैं संघ की अपेक्षा। अगर हम ऐसा संघ लगाते तो हमारे लिए दिक्कत हो जाती, क्योंकि हमारे यहाँ आप देखिए लगभग जितना क्षेत्रफल भारत का है इतना ही क्षेत्रफल यूरोप का है। यूरोप कई टुकड़ों में बट गया और किस आधार पर बटा, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, और ऐसे आधार हमारे यहाँ भी उपस्थित थे। भाषा के आधार पर भारत का विभाजन हो सकता था, संस्कृति के आधार पर भारत का विभाजन हो सकता था, जातीय आधार पर भारत का विभाजन हो सकता था। उसको रोकने के लिए संविधान सभा ने क्या किया कि ज़्यादा ताकतवर केंद्र दिया और कम ताकतवर राज्य निर्मित किया। तो हमारा जो फेडरलिज्म है वो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा फेडरलिज्म यूएसए से प्रेरित है, क्योंकि यूएस फेडरलिज्म क्या है वो डिफरेंट टाइप का फेडरलिज्म है। हमारा क्या है, इसीलिए जो फेडरलिज्म पर जब हम इसकी बात, हालांकि आगे हम लोग बात करेंगे, संघवाद पर आगे भी बात करेंगे, लेकिन अगर हम फेडरलिज्म पर बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो फेडरलिज्म की विशेषताएं होती हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं फेडरलिज्म की। सभी राज्य एक संधि के द्वारा जुड़े होते हैं, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार होता है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है, दोहरे संविधान होते हैं, राज्यों के पास ज़्यादा अधिकार होते हैं। अगर इन सारे पैरामीटर पर भारतीय संघ को नापें तो कैसा निकलेगा ये कि नहीं, ये तो संघीय नहीं है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये क्वासी फेडरल है। तो ये क्वासी फेडरलिज्म ही भारत के लिए सबसे उपयुक्त था। यहाँ राज्यों को बहुत सारे अधिकार नहीं दिए जा सकते थे, क्योंकि बहुत संभावना थी कि सांस्कृतिक आधार पर भारत कमज़ोर हो जाए, इसलिए नहीं किया जा सकता था। अगर बहुत मजबूत केंद्र, अगर बहुत मजबूत राज्य दे देते तो फिर बहुत ज़्यादा विभाजन की गुंजाइश बढ़ जाती, तो वो स्थिति हमारे लिए ठीक नहीं होती। इसलिए हमने कैसा फेडरल स्ट्रक्चर लिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भारत के लिए अंग्रेजों द्वारा निर्मित किया गया था। अगर हम अमेरिका द्वारा निर्मित फेडरलिज्म को लेते तो फिर हमारे लिए स्थिति ठीक नहीं रहती। हम दोहरी नागरिकता नहीं कर सकते थे, दोहरा संविधान नहीं। हालांकि दोहरा संविधान एक दृष्टिकोण से आप देखें तो है, क्योंकि राज्यों के लिए अलग प्रोविज़न किया गया है, केंद्र के लिए अलग किया गया है, लेकिन भारत में केंद्र ज़्यादा ताकतवर है और भारत अविनाशी संघ है विनाशी राज्यों का। भारत में राज्य कैसे हैं, विनाशी हैं, और संघ कैसा है, अविनाशी है। तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। जबकि अमेरिकी संघ कैसा था, अमेरिकी संघ कैसा है, वो अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। संघ का विनाश हो सकता है, राज्य का विनाश नहीं हो सकता है। इसलिए हमने कौन सा फेडरल स्ट्रक्चर अपनाया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और अगर वो फेडरल स्ट्रक्चर हम अपनाएंगे तो हम कहेंगे कि हमारे यहाँ फेडरलिज्म के पर्याप्त लक्षण नहीं है। और जब आप कहेंगे कि कहाँ कमी है फेडरलिज्म के पर्याप्त लक्षणों में, तो आप कहेंगे कि भाई गवर्नर क्या करता है स्टेट में, स्टेट में गवर्नर की क्या भूमिका होती है। स्टेट में गवर्नर जो होता है वो केंद्र सरकार की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होता है। तो ऑफिस ऑफ गवर्नर क्या है, ये
ये एक कमज़ोर फेडरलिज्म की पहचान है। अगर हम मजबूत संघ की स्थापना करना चाहते तो हमें राज्यों को और अधिक अधिकार देने पड़ते, और राज्यों को हम और अधिक अधिकार देते तो हमें गवर्नर्स की नियुक्ति का राइट नहीं होता। तो अगर हमने ये वाला फेडरलिज्म लिया होता तो शायद गवर्नर की नियुक्ति का राइट, जिस तरह का गवर्नर हमारे यहाँ काम करता है, वो नहीं कर पाता। लेकिन अंग्रेज़ों ने जो हमारे लिए फेडरलिज्म डेवलप किया था वो गवर्नर के माध्यम से चलाया जाता था राज्यों में, इसलिए ऑफिस ऑफ गवर्नर को हमने कंटिन्यू रखा। क्यों कंटिन्यू रखा? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा इंट्रोड्यूस हमने फेडरल स्ट्रक्चर एक्सेप्ट किया। जुडिशरी हमारे यहाँ कैसी है? इसमें भी हमने देखिए ये वाला फेडरलिज्म नहीं लिया। जुडिशरी हमारे यहाँ कैसी है? यूनिटरी है। यूनिटरी का मतलब एक ही न्यायपालिका है। जब अगर हम फेडरल मॉडल में जाते तो क्या होता? फेडरल मॉडल की जो जुडिशरी भी फेडरल होती है। अगर आपने यूनियन सब्जेक्ट को वायलेट किया है, यूनियन लिस्ट को वायलेट किया है, तो आप फेडरल कोर्ट में जाइए। अगर आपने स्टेट लिस्ट को वायलेट किया है तो स्टेट की जुडिशरी में जाइए। स्टेट की जेल अलग, फेडरल की जेल अलग, उनका दंड विधान अलग, उनके दंड विधान अलग। लेकिन भारत में कैसा है? यूनिटरी जुडिशियल सिस्टम है, एक तरह की न्यायपालिका है। आप चाहे राज्य का विषय का उल्लंघन करें, चाहे आप केंद्र के विषय का उल्लंघन करें, और ये जो है अनेकता में एकता की मिसाल है। पब्लिक सर्विस कमीशन भी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा बनाया गया था, जिसमें यह था कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या प्रोविंशियल सर्विस कमीशन, इसके अलावा ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान किया गया था, उसको एज इट इज़ कंटिन्यू किया गया। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल हैं वो भी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार ही चलाए जाते रहे। और भी बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से डेरिवेटेड हैं, लेकिन वो हमारे एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं और वो उतना महत्व की नहीं है, इसलिए उनको यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। आप ये समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इज मेजर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ से 2/3 पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव किया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। दूसरा हमारा जो मेजर कंट्रीब्यूटर है, जहाँ से बहुत सारी बातें हमने ली हैं, वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका के संविधान से भी हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, लेकिन अब हम बार बार आपको शुरू से ही समझाते आ रहे हैं कि ऐसा आप ना मान के चलिएगा कि हमने जो अमेरिका से लिया फिर अमेरिका से ही ले लिया। हमने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी जो अमेरिका में नहीं है और हमारे यहाँ हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, उनको हम देखेंगे, है ना। जैसे हमने प्रियम्बल लिया। अब आप किताब में पढ़ते हैं कि प्रस्तावना, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये डिराइव्ड है कहाँ से? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। अब ये कैसे डेरिवेशन है, कैसा ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपीड नहीं है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ये कॉपीड नहीं है। अमेरिका के संविधान की शुरुआत कहाँ से होती है? क्योंकि जब अमेरिका के लोगों ने क्रांति करी तो अमेरिका के लोगों ने क्रांति करी, और अगर कुछ लोग मिलकर ये तय कर लेते कि भाई अमेरिका का संविधान कैसा होगा तो गड़बड़ हो जाती बात। तो अमेरिका के लोगों ने, दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी ने, दुनिया के सबसे पुराने संविधान ने, डेमोक्रेसी तो सबसे पुरानी नहीं है ये, लेकिन दुनिया का सबसे पुराना संविधान था जिसने ये स्वीकार किया कि हाँ, जो कुछ भी अमेरिका है वो किसके द्वारा है? हम अमेरिका के नागरिकों के द्वारा है। तो वही हमारे प्रियम्बल में भी एक्सेप्ट किया गया और कहा गया कि बी द पीपुल ऑफ अमेरिका। तो जो वर्ड है बी द पीपुल ऑफ अमेरिका, ये लिया गया है, इसको हमने क्या चेंज कर दिया? बी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हम अमेरिका के लोग शब्द था, हम भारत के लोग। और आगे बहुत सारी चीज़ें उसमें हमने समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मकता, गणराज्य, ये सारी चीज़ें हमने अपने हिसाब से उसको एडजस्ट किया। तो प्रियम्बल, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है, तो आप कहेंगे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। बिल ऑफ राइट्स पेश किया गया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, जिसके द्वारा फंडामेंटल राइट को पहली बार डॉक्यूमेंटेड किया गया था। पहली बार उसको लिखकर फंडामेंटल राइट डिसाइड किए गए थे। हालांकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया में सबसे वास्ट फंडामेंटल राइट जो हैं वो कहाँ पे हैं? तो वो सबसे ज़्यादा विस्तृत फंडामेंटल राइट का प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो हमने, भले ही हम ये कह सकते हैं कि जो आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट है, विचार जो है फंडामेंटल राइट का, वो तो हमने अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हमारे फंडामेंटल राइट अमेरिका से प्रेरित हैं, या हमारे पास जो भी
मौलिक अधिकार हैं वो सब अमेरिका से लिए गए हैं, ऐसा नहीं कह सकते। अब देखिए यहाँ पे आप फेडरल स्ट्रक्चर की बात फिर से देख रहे हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर आपने यहाँ भी देखा कि फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ रूलिंग यहाँ से लिया गया, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ रूलिंग यहाँ से भी लिया गया। तो फेडरल स्ट्रक्चर में जैसे डिवीजन ऑफ पावर है, शक्तियों का विभाजन है, यहाँ पे हमने वो बात नहीं करी थी। यहाँ पे आप एक बात और भी समझेंगे कि जब फेडरल रूलिंग आएगी तो डिवीजन ऑफ पावर आएगा, है ना। डिवीजन ऑफ पावर के बिना फेडरल रूलिंग नहीं हो सकती है। तो डिवीजन ऑफ पावर में होता क्या है कि हम 3 लिस्ट बना लेते हैं, यूनियन लिस्ट बना लेते हैं, स्टेट लिस्ट बनाते थे और कंकरेंट लिस्ट बनाते हैं, वो यहीं से बन गई थी। लेकिन उसमें कुछ तत्व हमने अमेरिका के संविधान से भी संदर्भित किए। सेपरेशन ऑफ पावर, इसको भी आप समझिए। अभी जैसे हमने डिवीजन ऑफ पावर की बात की, तो पावर का जो कॉन्सेप्ट है एडमिनिस्ट्रेशन में, शक्ति की जो धारणा है, वो 2 बातें इसमें समझिए आप। एक तो हम कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर और एक को हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। तो आप दोनों के अंतर को आप समझ लें, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है वो कि डिवीजन ऑफ पावर क्या है और सेपरेशन ऑफ पावर क्या है। डिवीजन ऑफ पावर कब होता है? डिवीजन ऑफ पावर होता है जब एक से अधिक रूलर हों, एक से अधिक शासक हों। डिवीजन ऑफ पावर कहाँ होगा? यूनियन में होगा, स्टेट में होगा और लोकल बॉडीज़ में होगा। भारत में 3 शासन कर रहे हैं और 3 तरह की सूचियां बनाई गई हैं। जो संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूची बनाई गई है, उसमें लोकल बॉडीज़ को कहाँ पर शासन करने का अधिकार है उनको लिस्ट आउट किया गया है। तो पॉइंट आप ये समझिए कि 3 स्तर पर भारत में सरकार चलती है, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। तो इनके बीच में विभिन्न शक्तियों का जो आवंटन है उसको हम क्या कहते हैं? शक्तियों का विभाजन कहते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है? यह है सेपरेशन ऑफ पावर को हम कहते हैं शक्ति का पृथक्करण। ये थियरी जो है मॉन्टेस्क्यू द्वारा दी गई है और ये कहती है कि अगर आपको लिबरल रूलिंग बनाना है, अगर आपको उदारवादी शासन लागू करना है, तो आपको सेपरेशन ऑफ पावर करना पड़ेगा। जो स्टार्टिंग में रूलिंग था वो क्या था? तीनों शक्तियाँ, जुडिशियल पावर, देखिए 3 तरह की शक्ति होगी, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूशन और जुडिशियल। तो लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूशन और जुडिशियल जब एक ही व्यक्ति में होती थी तो उसका नाम क्या होता था? उसका नाम होता है किंग। ये तीनों पावर एक ही व्यक्ति में वेस्टेड हैं और जब ये सारी पावर्स एक ही व्यक्ति में वेस्टेड हो जाएंगी तो ये बहुत ऑब्वियस है कि वो व्यक्ति निरंकुश हो जाएगा, उस पर कोई अंकुश नहीं रह जाएगा। तो मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि अगर आपको लिबरल मॉडल ऑफ रूलिंग को लागू करना है तो आपको ये पावर्स को अलग अलग लोगों में, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में आपको देना होगा। तो अलग अलग लोगों और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में देने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। और सेपरेशन ऑफ पावर में हम क्या करते हैं? लेजिस्लेशन के पावर्स को डिसाइड कर देते हैं, एग्जीक्यूटिव के पावर को डिसाइड कर देते हैं और जुडिशरी के पावर को डिसाइड कर देते हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से लिया? यूएस से लिया। जुडिशियल रिव्यू को हमने यूएस से लिया। जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये होता है कि कोई भी, देखिए ये क्या है ना कि एक तरह से लिबरल फॉर्म ऑफ रूलिंग को बढ़ाने का एक प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था इतनी ताकतवर ना हो जाए कि वो देश के प्रशासन को पूरी तरह से प्रभावित कर सके। जैसे अगर लेजिस्लेशन है और लेजिस्लेशन के कानून निर्माण पर कोई प्रतिबंध ना हो तो लेजिस्लेशन जो चाहेगा वो कानून बना देगा। और आप जानते हैं कि लेजिस्लेशन में जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है वो लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूशन के पास ही है। एग्जीक्यूशन कौन है? जो सरकार है, जो मंत्री हैं। और जो सरकार है, मंत्री हैं। तो अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में सरकार में कौन होगा? जिसके पास लोकसभा में बहुमत होगा, जिसके पास बहुमत होगा, और बहुमत होगा तो वो कानून पास करवा लेगा आसानी से। तो आप देखेंगे कि अगर जुडिशियल रिव्यू का पावर ना दिया जाए तो एग्जीक्यूटिव हावी हो जाएगी, लेजिस्लेशन पर नियंत्रण करके वो कब्जा कर लेगी पूरे सिस्टम पर। तो क्या किया जाए उसके लिए? उसके लिए जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट लाया गया। जुडिशियल रिव्यू क्या है कि अगर आप कोई भी कानून बनाते हैं
उस कानून का रिव्यू करने का राइट होगा सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट ही भारत में संविधान का रक्षक माना जाएगा। और अगर आपका कानून पहले से उपस्थित किसी कानून का या संविधान के किसी अन्य हिस्से का वायलेशन कर रहा है, तो वैसी स्थिति में आपको या तो कानून में या तो संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा। अब संविधान में संशोधनीयता है तो आप संशोधन करिए, संशोधनीयता नहीं है, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो आप फिर अपने कानून में संशोधन करिए। तो जुडिशियल रिव्यू एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके माध्यम से कानून निर्माण की शक्ति को सीमित करके हम निरंकुशता से बच सकते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट भारत में तीनों सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज होता है। जो भी हमारे यहाँ आर्म्ड फोर्सेज हैं, तीनों जल सेना, वायुसेना और स्थल सेना, इनका सुप्रीम कमांडर होता है। भारत में कोई भी युद्ध की घोषणा वही करता है, युद्ध विराम की घोषणा वही करता है। तो ये सारी पावर्स जो हैं उसमें ये कहाँ से ली गई हैं, कहाँ के संविधान से ली गई हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ तो प्रोफेसर डाइसी का कॉन्सेप्ट है, जो कि विधि के शासन के रूप में माना जाता है, आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये ब्रिटेन का है। तो आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि सभी लोग क्या होंगे, विधि के समक्ष समान होंगे। ये क्या है, विधि के समक्ष समान होंगे, ये क्या है, द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, प्रोफेसर ए बी डाइसी, नाम याद रखिएगा। द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन की धारणा। कानून के शासन का मतलब ये होता है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे और किसी भी व्यक्ति को अलग कानून से शासित नहीं किया जाएगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि अगर कोई विधि निर्मित की गई है तो वो सभी को इक्वली प्रोटेक्ट करेगी। निर्मित विधि किसी के लिए अलग से काम नहीं करेगी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी है और इक्वलिटी बिफोर लॉ भी है। तो ये देखिए ना, हम लोग यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, भारत में जो न्यायिक स्वतंत्रता है, न्यायपालिका की स्वाधीनता है, ये भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ये सारा कुछ हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। आगे हम बात करते हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। देखिए 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी वो समझ लीजिए कि एक तरह से ब्रिटिश विचारधारा का ही परिणाम था, लेकिन ब्रिटिश विचारधारा ने भारतीय विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ये कानून पास किया था और बहुत व्यावहारिक कानून रहा, बहुत ही प्रैक्टिकल कानून रहा और इसने वर्तमान समय में भारत के शासन को बहुत व्यवस्थित रूप से चलाने में सहयोग किया। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या खास बातें ली हैं उनको भी ज़रा सा हम समझेंगे, ज़रा सा देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। इनके माध्यम से देखिए हम कितना सारा चीज़ें डिस्कस कर ले रहे हैं और हम ये समझ जा रहे हैं कि क्या फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। हालांकि हम फीचर्स पे एक लेक्चर बनाएंगे आपके लिए, पर आप इसको यहाँ से समझते चलिए, बहुत सारी बातें अभी आगे आपको और भी मिलेंगी। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय सरकार की प्रणाली, संसदीय सरकार की प्रक्रिया। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या है गवर्नमेंट का, जैसे हमारे यहाँ सरकार कौन है, हमारे यहाँ सरकार वो है जो संसद का सदस्य भी है ना, संसद का सदस्य भी है और उसे डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा किसी को भी नहीं चुना जाता है, बल्कि पहले वो सांसद के तौर पे चुने जाते हैं, फिर वो सरकार के रूप में चुने जाते हैं। बहुमत दल का नेता को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, ये हमारे यहाँ व्यवस्था है। प्रधानमंत्री को अलग से चुनाव नहीं लड़ना पड़ता है, प्रधानमंत्री होने के लिए चुनाव नहीं लड़ना पड़ता है। तो इस तरह की व्यवस्था को हम अभी इसमें और भी विशेषताओं पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इन सब बातों पे बहुत डिटेल में जाएंगे हम लोग, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए अभी इतना ही समझते हैं कि भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट कहाँ काम करती है, पार्लियामेंट में काम करती है। द आइडिया ऑफ, अच्छा इसी के साथ साथ एक चीज़ और भी है कि वो उसका उत्तरदायित्व तो पार्लियामेंट में होगा, पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होगी, पार्लियामेंट में उसको बहुमत रखना पड़ेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आंसरेबल होगी, उनको आंसर देना पड़ेगा, उसको बहुमत साबित करना पड़ेगा वहाँ। अगर कभी भी किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ऐसा लगता है कि वो बहुमत में नहीं है तो उसको साबित करके दिखाना पड़ेगा कि नहीं वो बहुमत में है। तो ऐसे सिस्टम को हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं।
जैसे डेमोक्रेसी के कई फॉर्म हैं, कई तो नहीं है पर 2 फॉर्म तो बहुत चलन में हैं। डेमोक्रेसी के 2 फॉर्म कौन कौन से चलन में है? एक को प्रेसिडेंशियल मॉडल ऑफ रूलिंग कहा जाता है, प्रेसिडेंशियल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, और एक को पार्लियामेंट्री मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो कैसी है? वो पार्लियामेंट्री मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है। दूसरी बात जो है, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित है, वो क्या है? द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, है ना। हम बात कर रहे थे ना कि अगर हम फेडरलिज्म को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते तो हम क्या करते? फेडरलिज्म को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते तो फिर हम दोहरी नागरिकता का प्रावधान लाते, डुअल सिटीजनशिप लाते। लेकिन हमारे पास क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है, जो कि हमने कहाँ से लिया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित होकर लिया। द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, हमारे यहाँ किसी व्यक्ति का शासन नहीं है, हमारा संविधान किसी व्यक्ति के शासन के लिए नहीं बना है। हमारा संविधान किसके शासन से बना है? हमारा संविधान रूल ऑफ लॉ है ना। निर्जीव का शासन होगा तो वो उदार शासन होगा, ऐसा माना जाता है। प्रोफेसर ए बी डाइसी का सिद्धांत है ये। रिट्स हम इश्यू करते हैं, वो हमने वहाँ से लिया है। स्पीकर एंड हिज रोल इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में स्पीकर होता है, उसकी क्या भूमिका होती है, वो सारी चीज़ें हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो है वो हमने लिया है, हमारे यहाँ लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट होता है, और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, और फिर किंग है, तो क्राउन है। इस तरह से उनका लॉ मेकिंग प्रोसेस है और हमारा इस तरह का लॉ मेकिंग प्रोसेस है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, हम एक शब्द प्रयोग करते हैं कि हम कुछ भी करेंगे तो कैसे करेंगे? वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ करेंगे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार करेंगे। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। हमारे यहाँ देखिए ना, जो भी प्रोविजंस हैं, इवन कि आप कोई अपराध करते हैं तो उसके लिए भी प्रोसीडिंग लिखी हुई है कि कैसे आप प्रोसीडिंग करेंगे। मतलब पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, पहले आप एफआईआर करेंगे, एफआईआर कहाँ हो सकती है, कैसे हो सकती है, एफआईआर के क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, वो सब रिटर्न है। तो इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ है। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ का मतलब ये होता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार हम कार्य करेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर थे, जो कि मेजर पार्ट थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जहाँ से ज़्यादा चीज़ें हमने ली थी, जहाँ से हमने ज़्यादा प्रेरणा ली थी। अब हम वो छोटे छोटे चीज़ें जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं उनकी भी थोड़ी थोड़ी बात हम लोग कर लेते हैं। तो उस प्रोसेस में हम देखते हैं कि हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ चीज़ें डिराइव करी। फेडरल सिस्टम हम लोग बहुत देर से डिस्कस कर रहे हैं, तो जो जिस तरह का फेडरलिज्म इंडिया में है वो हमने कनाडा से लिया, क्योंकि हमारे फेडरलिज्म में हमने आपको बताया कि सेंटर बड़ी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में है। तो वो ये फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, मजबूत केंद्र के साथ ढीला ढाला संघ की जो व्यवस्था है वो बेसिकली कहाँ से ली गई है? तो वो कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, ऐसा आप देख लीजिए। रेसिडुअल पावर रिटेन्ड इन सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ, मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था को लागू करने की यह भी एक विशेषता है कि रेसिडुअल पावर्स को सेंटर को दे दिया जाए। रेसिडुअल पावर्स का मतलब ये है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट जो इन तीनों लिस्ट में ना आता हो। संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं, जिनमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दी गई है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है, केंद्रीय विधायिका बनाती है। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून कौन बनाता है? स्टेट लेजिस्लेशन बनाता है। और कंकरेंट लिस्ट पर दोनों मिलकर बनाते हैं। तो कौन किसका प्रभावी होगा? अगर कंकरेंट लिस्ट के किसी भी विषय पर दोनों ही कानून बना लेते हैं तो वैसी स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा। लेकिन इन तीनों लिस्ट के अलावा अगर कोई सब्जेक्ट खड़ा होता है तो वो कहाँ जाएगा? तो वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ फेडरलिज्म लागू करने का एक मॉडल है, जो कि हमने कनाडा से लिया, कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। भारत का संविधान बहुत ही मृदु है और वो ये स्वीकार करता है कि समय काल परिस्थितियों के अनुसार उसमें संशोधन किया जा सकता है।
तो समय काल परिस्थितियों के अनुसार उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी लिखी हुई होनी चाहिए संविधान में ही। तो संविधान में ही लिखी गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो कि आर्टिकल 368 के तहत दी गई है। और इसमें जो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अलग अलग मुद्दों के संशोधन की व्यवस्था अलग अलग तरीके से है। कुछ का संशोधन कुछ तरीके से हो सकता है, कुछ का संशोधन कुछ तरीके से हो सकता है, वो उस सब्जेक्ट की वैल्यू के आधार पर तय किया जाए। और कुछ का संशोधन किया ही नहीं जा सकता है, कोई भी ऐसा संशोधन नहीं कर सकते जिससे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल वैल्यू को नुकसान पहुंचे। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव हमारे यहाँ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन है उसके मेंबर्स उनको चुनते हैं। तो वो प्रोसीजर कहाँ से हमने लिया? तो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया। भारत के संविधान में आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के बीच में इनका प्रोविज़न किया गया है। ये सरकार के लिए एक निर्देशक तत्व है कि जब भी स्टेट लेजिस्लेशन करे, जब भी लेजिस्लेशन हो, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, राज्य की जो नीतियाँ बने उनमें इन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में हम कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में योग्यता, कला में, साहित्य में, संगीत में, इस तरह के समाज सेवा में विशिष्ट योग्यता रखने वाले लोगों को हम इसमें शामिल करते हैं। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हमारे यहाँ जो है वो इनडायरेक्ट मीडियम से चुना जाता है, वो भी प्रोसीजर हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे संविधान में है, 3 आर्टिकल हैं, 352, 356, 360, 352, 356, 360, और इसमें से कोई भी राज्य के पास पावर नहीं है। सारा इमरजेंसी प्रोविजंस किसके पास हैं? सेंटर के पास है। तो ये जो भी इमरजेंसी प्रोविजंस 352, 356 और 360 के तहत किए गए हैं, ये सब सेंटर को दिए गए हैं। और ये सारे इमरजेंसी प्रोविजंस हम कहाँ से ले रहे हैं? जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से ले रहे हैं। फंडामेंटल राइट को जो हम सस्पेंड करने का राइट है, वो भी यही जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो जो भी इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, दे हैज़ बीन डेरिवेटेड फ्रॉम जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, वाइमर संविधान कहा जाता है जर्मनी के संविधान को। फ्रेंच संविधान से, फ्रांसीसी संविधान से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं? रिपब्लिक, दुनिया का पहला रिपब्लिक है फ्रांसीसी रिपब्लिक। 1789 में उसकी स्थापना हुई, हालांकि उससे पहले यूएस की स्थापना हुई थी। रिपब्लिक का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा शासन या कोई भी ऐसी व्यवस्था जिसमें हेड ऑफ द नेशन वंशानुगत ना हो। कैसे चुना जाता हो इससे मतलब नहीं है, बिल्कुल ये जरूरी नहीं कि वो डेमोक्रेटिक हो। कई जगहों पे आप देखेंगे, जैसे रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना में क्या है, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है, लेकिन वंशानुगत नहीं है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? रिपब्लिक कहेंगे। जैसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पे भी वंशानुगतता नहीं, हेड ऑफ द नेशन प्रेसिडेंट है जो कि इलेक्ट किया जाता है। लेकिन जैसे आपका ब्रिटेन है, ब्रिटेन क्या है? वो डेमोक्रेटिक है लेकिन रिपब्लिक नहीं है। तो जैसे हमारा मन ऐसे स्वीकार करता है कि रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक एक ही होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा टेक्निकल डिफरेंस है, इसको आप समझते चलिएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी शब्द का प्रयोग किया गया है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन में टर्म यूज किया गया था। इसीलिए हम मानते हैं कि हमारे संविधान की प्रियम्बल में जो शब्द आए हैं, ये हमने कहाँ से लिए हैं? तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, फ्रांसीसी संविधान से लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान को भी हमने अध्ययन किया, वहाँ से भी कुछ चीज़ें ली। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन स्टेट्स, वो हमने लिया जो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा कंकरेंट लिस्ट है हमारे यहाँ, समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची का प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कुछ चीज़ें हमने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया है, जिनमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। आर्टिकल 51A में हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रोविज़न किया गया है। हालांकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो कम्युनिस्ट देशों का है। लोकतांत्रिक देशों में जनता के अधिकार होते हैं, कर्तव्य नहीं होते हैं। तो चूँकि हम लोकतांत्रिक हैं, इसलिए हमारे यहाँ कर्तव्यों को बाध्यकारी नहीं बनाया गया है। कर्तव्य हमारे यहाँ कैसे हैं?
मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी हैं, आप मानते हैं तो अच्छा है, मानना ही चाहिए आपको, लेकिन वो किसी भी तरह से आपको बाध्य नहीं किया जा सकता उनको मानने के लिए, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट ही कम्युनिस्ट रूलिंग का है या साम्यवादी शासन का है। जो लोकतांत्रिक देश होते हैं वहाँ जनता के अधिकार होते हैं, तो हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और साथ साथ फंडामेंटल राइट्स भी हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे यहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कम महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी प्रियम्बल, हमारा पूरा संविधान। और सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस का धारणा हमारे यहाँ बहुत गहरे से बैठी हुई है। तो ये सारी चीज़ें भी हमने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। हालांकि ये सारी ही चीज़ें हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उपज हैं, जो हमारे बहुत ही बुद्धिमान लोगों द्वारा लड़ा गया और जिन्होंने अंग्रेज़ों को बाहर निकालने से भी बड़ा काम किया। और वो एक काम था एक बेहतरीन भारत का निर्माण करना, एक ज़्यादा अच्छे भारत का निर्माण करना। और उन सब का परिणाम रहा कि इस तरह का भारत का संविधान बना, जिनमें इन सारे तत्वों को शामिल किया गया अलग अलग दुनिया के संविधानों का अध्ययन करके। आपने आज के लेक्चर में ये जाना कि हमारे संविधान की क्या कुछ विशेषताएं भी आपने डिस्कस कर ली इनके माध्यम से, और आपने ये भी जाना कि हमारे संविधान में कौन कौन से तत्व कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, किन किन संविधानों को हमने मुख्य रूप से अपने संविधान में शामिल किया है। लेक्चर आपको अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बहुत सारा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें और हमको भी इसको आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलती रहे। अगले वीडियो में हम लोग प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।